हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट बाय द पार्लियामेंट, दैट इज प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, मतलब इस बार पेपर होगा 2024 में, तो उसके लिए वन ऑफ द मेजर टॉपिक है, वन ऑफ द हॉट टॉपिक है। तो अभी हम इस एक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि इस एक्ट के बारे में कि कब, अब हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। कि फर्स्ट थिंग है कि एक्ट कब आया और इसके किस बैकड्रॉप में आया था, कि क्या रीजन था कि ये एक्ट लाना पड़ा। सेकंड चीज, इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है। थर्ड, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, और फिर वे फॉरवर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। पहली बात है कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया कब तक, कांग्रेस गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंडर में आया था। और सेकंड चीज इसमें याद रखना है कि होम मिनिस्टर एसबी चौहान थे उस टाइम, जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में। अभी अभी क्यों न्यूज में है, क्योंकि वन ऑफ द मेजर इशू क्या है कि राम मंदिर बन गया अभी। तो राम मंदिर बना, बना 1991 के बाद में। तो क्या ये एक्ट उस पर भी इंप्लीमेंट हुआ है, क्या वहां पे भी लागू हुआ। तो जब ये राम मंदिर का इशू कोर्ट में चल रहा था, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लीगैलिटी को कहा था कि ये एक्ट क्या है, वैलिड है। कुछ प्रोविजंस को अंडरमाइन किया गया था। ऑल्दो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो राम मंदिर उन एक्सेप्शन में से वन था। सेकंड चीज क्या है कि अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि कृष्णा टेम्पल एट मथुरा, और सेकंड क्या है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो ज्ञानवापी मॉस्क वाला इशू है, अभी सबने सुना होगा। और इसी इसी के रिगार्डिंग में अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि व्यास का तहखाना, वहां पे जो हिंदू सेगमेंट है, हिंदू सेक्ट है, वो जाके पूजा कर सकते हैं। तो ये दो चीज हो गई। और थर्ड, अभी बागपत के बरनावा में एक सूफी सेंट थे, शेख बदरुद्दीन। तो वहां पे उसको जो एडिशनल एडीजी कोर्ट था, बागपत का कोर्ट, तो उन्होंने कहा है कि वहां पे वो महाभारत के इरा का लक्ष्य गिरा है। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट चीज की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने इस सेंटर को अभी क्या कहा था, मतलब इस एक्ट के बारे में क्या कहा था कि ये एक्ट क्या है, ऑलरेडी वैलिड है और इसकी रिलेवेंस है, लीगैलिटी के बारे में बात की थी इस एक्ट के बारे में। सेकंड, इसके अलावा आइडेंटिटी और कैरेक्टर की बात करता है कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस 1947 15 ऑफ अगस्त को जो भी उसका कैरेक्टर था, वो मेंटेन रखेगा उसके बाद में। तो एक थ्रेशोल्ड डेट दी गई थी इस एक्ट में, दैट इज 15 ऑफ अगस्त 1947। क्या डेट थी? 15 अगस्त 1947। इस डेट के बाद में किसी भी अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका जो भी कैरेक्टर था वो चेंज नहीं किया जाएगा। उसके उसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे। तो इसके अलावा अभी क्या क्या बताया कि क्या क्या मेजर इशू चल रहा है। एक बागपत के बरनावे में बताया, सेकंड कृष्णा टेम्पल एट मथुरा, और ज्ञानवापी मॉस्क जो काशी विश्वनाथ है वाराणसी में, वहां पे। तो हम देखते हैं कि एक्ट आया क्यों था। तो व्हाई वाज दिस एक्ट इनएक्टेड? आने का रीजन क्या था कि उस टाइम 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन 1992 में किया गया, लेकिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो उससे पहले भी चल रही होगी। तो उस टाइम एक कंट्रोवर्सी थी और दो सेगमेंट के बीच में, दैट इज सोशल टेंशन क्रिएट हो रखी थी। और उस सोशल टेंशन की वजह से देश में एक सोशल इशू या इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट था। तो उस थ्रेट को बचाने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम 1991 में पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एक्ट को लेके आए थे अभी। तो इसके अलावा क्या है कि उस टाइम हमारे होम मिनिस्टर कौन थे? एसबी चौहान साहब। तो एसबी चौहान साहब ने क्या कहा था कि इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू अडॉप्ट दीज मेजर्स। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कि ये अभी हमें जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे देश में क्या है, कम्युनल एटमोस्फियर बन रखा है कन्वर्जन की वजह से। कि ऐसा होता, हमने सुना है कि औरंगजेब ने मोर देन थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल को कन्वर्ट किया था मॉस्क में, या ऐसे डिमोलिश कर दिया गया था। तो आज के टाइम में अब जो भी फॉरेन इन्वेडर्स थे वो तो जा चुके हैं, जितने भी जा चुके हैं, तो जितने भी टेम्पल्स को मॉस्क में कन्वर्ट किया है, तो उसको मॉस्क को वापस टेम्पल में कन्वर्ट करना इज नॉट पॉसिबल। और ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इंडिया में क्या है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी रह रही है, और उसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटी रह रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन होगी। तो टेंशन होगी तो उसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी का इशू होगा। तो हमें एक हार्मनी क्रिएट करनी है। तो हार्मनी क्रिएट करने के लिए क्या है कि ये कन्वर्जन स्टॉप करना पड़ेगा, ये कन्वर्जन स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसीलिए एसबी चौहान साहब ने भी यही सेम बात कही थी जब ये एक्ट हमारे पार्लियामेंट में आया था। तो अभी हम ना एक्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि एक्ट है क्या। एक्ट का क्या हेडिंग थी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। एक्ट में कहा था कि ये क्या प्रिवेंट करेगा कि अब कोई भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको कन्वर्जन से स्टॉप करेगा, और प्रोवाइड करेगा कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 के बाद था
वो ही कंटिन्यू रहे। तो एक्ट का मेन मोटो क्या था कि कोई भी हमारे पास जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसका कैरेक्टर जो है वो सेम रहेगा और कन्वर्जन को स्टॉप करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सोशल हार्मनी की बात करता है। तो सोशल हार्मनी की बात करता है और ये हमारे सोशल हार्मनी कहाँ पे है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है। सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है तो ये उसकी बात करता ही है। तो अभी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लीगैलिटी के बारे में भी कहा था कि ये लीगल है, वैलिड है, ये चलता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब बात की थी इसकी लीगैलिटी के बारे में, तब बात की थी राम मंदिर वाले इशू में, तो वो 5 जज बेंच थी। तो अगर हमें इस एक्ट को हटाना है वाया जुडिशियल रिव्यू, या तो पार्लियामेंट हटा सकता है, सेकंड है कि जुडिशियल रिव्यू से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी हटा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जब हटाएगा इसको जुडिशियल रिव्यू से, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होगी वो 5 जज की बेंच से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज 7 या 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ सेक्शंस जो जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन अभी हम बात करेंगे कि सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मेंस में तुम कोई भी आंसर लिख रहे हो, अगर लेट अस सपोज कि आपने एक आंसर लिखा हेल्थ के बारे में, और हेल्थ में आप मोरालिटी की बात कर रहे हो, हेल्थ में आप मोर्टेलिटी की बात कर रहे हो कि भाई मोर्टेलिटी इससे कम होनी चाहिए, या चाइल्ड हेल्थ की बारे में बात कर रहे हो, मैटरनल मोर्टेलिटी की बात कर रहे हो, तो अगर वहां पे आप मेंशन करोगे कि एसडीजी 3.3 या एसडीजी 3.4, ये अगर मेंशन करोगे आंसर राइटिंग में, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक एज प्रोवाइड करेगा। रिलेवेंस बहुत कम है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि एसडीजी 3 बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मेंशन कर रहे हो स्पेसिफिकली कि 3.3 बात कर रहा है चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करने की, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर रहा है, या फिर आप देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन के ऊपर आज तक के टाइम में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पुश कर रही है, तो फूड प्रोडक्शन में पुश कर रही है, फूड सिक्योरिटी में क्या, फूड सिक्योरिटी में क्या क्या मैटर करता है। अभी लास्ट ईयर क्या किस लिए सेलिब्रेट किया गया था, ईयर ऑफ मिलेट। तो ईयर ऑफ मिलेट अगर फूड सिक्योरिटी की बात करता है तो कौन सा एसडीजी इसकी बात करता है। तो अगर ये आप स्पेसिफिकली मेंस आंसर राइटिंग में लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एज होगा इसमें। ठीक है, तो अभी हम सेक्शंस की बात करते हैं। सेक्शन बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर मेंटेन करने की बात करता है, कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है ये सेक्शन कि अब कन्वर्जन नहीं होगा आइदर इन फुल और पार्ट, मतलब पूरा पूरा भी कन्वर्ट नहीं कर सकते और कोई पार्ट को भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई अभी हमने इसमें बात की थी वाराणसी केस में, ज्ञान व्यापी मॉस्क में, तो वहां पे अगर परमिशन दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्शिप करने की, तो वो किस बेसिस पे की है, अगर आप इन फुल और इन पार्ट आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सेक्शन उसको प्रिवेंट करता है। तो अगर ये सेक्शन प्रिवेंट करता है तो, और हाई कोर्ट ने इसकी परमिशन दी है, तो कहीं ना कहीं फिर ये सेक्शन के आप इनवैलिडेट कर रहे हो। तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन है, उस चीज को भी देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सेक्शन बात करता है कि रेस्ट्रिक्ट करेगा कन्वर्जन को आइदर इन फुल और इन पार्ट ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डेनोमिनेशन। अब उसका डेनोमिनेशन कुछ भी हो सकता है, वो टेंपल भी हो सकता है, वो मॉस्क भी हो सकता है, वो चर्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी रिलीजियस डेनोमिनेशन है उसका वो सेम रहेगा। और अगर एक सेगमेंट, मतलब सेम रिलीजियस डेनोमिनेशन के अंदर ही डिफरेंट सेगमेंट है, मानो हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट है, तो वो उस सेगमेंट में कन्वर्जन भी नहीं होगा। तो आपको इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फर्स्ट है कि अगर सेम रिलीजियस डेनोमिनेशन के हो, हिंदुइज्म है, हिंदू में कई कोई टेंपल है, तो वो डिफरेंट सेगमेंट में आप उसको नहीं तोड़ सकते, मतलब राम मंदिर को कृष्णा टेंपल नहीं बना सकते। सेकंड बात करता है कि अगर डिफरेंट रिलीजियस डेनोमिनेशन के हैं, मान लो अगर टेंपल है तो टेंपल को मॉस्क में कन्वर्जन से स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था। तो इसमें हमने दो चीज देखी इस सेक्शन में, कि ये सेक्शन दोनों को प्रिवेंट करता है कि विद इन सेम रिलीजियस डेनोमिनेशन में भी आप चेंज नहीं कर सकते और डिफरेंट रिलीजियस डेनोमिनेशन में भी आप चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या है, सेक्शन 4.1, ये थ्रेशोल्ड की बात करता है, ये डेट की बात करता है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ वर्शिप ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप shall continue to be the same as existed on 15th August 1947, कि 15th अगस्त 1947 को जो उसका कैरेक्टर था वो सेम रहेगा। तो डेट दी गई है सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में। सब क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 1 में क्या दिया गया है, डेट दी गई है कि इस डेट के बाद जो कैरेक्टर है वो सेम रहेगा। इसके अलावा सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 है हमारे पास, तो ये क्या कहता है कि कोई भी सूट और लीगल प्रोसीडिंग इस मैटर में, कन्वर्जन से रिलेटेड मैटर में अगर डाल दी गई है किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर ने, तो वो जो एग्जिस्ट करती थी 1947 15 अगस्त के बाद में किसी भी कोर्ट में अगर वो पेंडिंग है, तो वो क्या है उसका सेल एबेट, तो वो क्या है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, उसकी फोर्स जो है जो भी सूट है लीगल प्रोसीडिंग है उसकी फोर्स क्या है, कम हो जाएगी।
और कोई भी फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे, मतलब ये सेक्शंस देखे हमने, इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 2 की बात, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सेक्शन 4 सपोज 1 और 2 की बात की हमने। इसके अलावा हमने बात की कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस चीज के बारे में बात करता है। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन मेंशन है। एग्जेम्पशन क्या है कि भाई ये चीजें है, ये प्रिवेंट हो सकती है अगर कोई भी केस चल रहा है पहले से ही, या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है या डिसाइड कर चुका है, या एक दो एक्सेप्शन हो रहे हैं, तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट चीज क्या है कि दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई टू राम जन्मभूमि, दैट इज बाबरी मस्जिद केस में। क्यों? क्योंकि उस पे क्या उस टाइम केस चल रहा था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इसने एक्ट ने इसको एज ए एक्सेप्शन या एक्सेप्शन मेंशन किया था। फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड है कि एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, कि बहुत पुराना है और हिस्टोरिकल है। सेकंड वो मेंशन है एएमएएसआर अमासर एक्ट में, दैट इज अमासर एक्ट ऑफ 1958। तो ये एक्ट क्या है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। तो ये एक्ट क्या, मतलब कोई भी हमारा इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत पुराना है और कहीं ना कहीं उससे रिलीजियस क्या है, बिलीफ्स जुड़े हुए, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, और वो मेंशन किसमें है, अमासर एक्ट में मेंशन है कि इसके थ्रू उसकी प्रोटेक्शन होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट प्रोटेक्शन करता है, तो इसके थ्रू उसकी मेंशन। थर्ड जो एक्सेप्शन है वो क्या है, एक सूट है जो फाइनली डिसाइड हो चुका है, डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है, मतलब किसी ने केस किया कोर्ट में, तो कोर्ट में केस करने के बाद कोर्ट ने उसको डिसाइड किया और वर्डिक्ट दे दिया उस पर। तो जो वर्डिक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, दैट इज 1991 से पहले, ये बाद में डिसाइड हो चुका है, क्योंकि 1991 के बाद में तो कोई फ्रेश सूट या लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। उससे पहले अगर कोई कुछ चीज डिसाइड हो चुकी 15 अगस्त 1947 के बाद, तो वो उस रिलीजियस कैरेक्टर, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकता है। दिस इज द एक्सेप्शन नंबर 3। फोर्थ क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट था वो सेटल हो चुका, कैसे, जो पार्टीज है उसकी, मान लो अगर ये राम जन्मभूमि वाला केस था बाबरी मस्जिद का, तो इसमें दो पार्टीज कौन कौन थी, हिंदू और मुस्लिम, दो पार्टी थी। तो उन दोनों पार्टी के बीच में एक तरीके से क्या है कि सेटलमेंट हो चुका है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, दोनों मान चुके हैं कि मान लो एक एरिया है वहां पे हिंदू मेजोरिटी एरिया है और हिंदू सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे उससे, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि ठीक है तुम इसको टेम्पल में कन्वर्ट कर सकते हो और हम भी पूजा करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे उस चीज को। तो ये बात करता है कि डिस्प्यूट दैट हैज बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज और कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विसेंस बिफोर द एक्ट कमेंस्ड। ठीक है, तो ये चार चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, चार एक्सेप्शन थे, हमने चारों पढ़े। पहला क्या था कि राम जन्मभूमि दैट इज राम मंदिर को एक एक्सेप्शन दिया गया। सेकंड दिया गया कि जो भी, जो हमारे पास रिलीजियस प्लेस है या इंस्टीट्यूशन है, वो मेंशन है अमासर में, अमासर के थ्रू उसकी प्रोटेक्शन होती है, वो बहुत ज्यादा एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। थर्ड बात करता है कि एक सूट या लीगल प्रोसीडिंग जो फाइनली डिसाइड हो चुकी है। फोर्थ बात करता है कि सेटलमेंट हो चुका है दोनों पार्टीज के बीच में, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि ये ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये फोर हमारे पास एक्सेप्शन थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है और सेक्शन 5 में मेंशन। तो हम दिखा सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मतलब इस बार प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स। तो आपको सेक्शन याद रखने हैं मेंस में एक वैल्यू एडिशन के तौर पे, प्री में इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा। अगर आपको याद रखना है तो सेक्शन 5 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, सेक्शन 3 सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, तो दो याद रखने हैं आपको। अभी बात करते हैं कि अगर कोई इस चीज को वायलेट करता है, मान लो किसी ने जाके कोई मस्जिद थी या मंदिर था, तो वो तोड़ के उसने उसका कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश की है, तो वहां पे पेनल्टी मेंशन है, दैट इज पेनल्टी इन सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। पेनल्टी क्या है कि पनिशमेंट होगा मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का मैक्सिमम क्या है पनिशमेंट होगा। इम्प्रिजनमेंट होगी, जो पनिशमेंट है 3 इयर्स का, वो इम्प्रिजनमेंट है कि 3 साल की जेल होगी, और एक फाइन भी होगा, तो फाइन वो कोर्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि राम जन्मभूमि जो सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा। तो हमने बात की कि उस टाइम जो राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउड किया था, या इसकी लीगलिटी माननी थी कि ये जो एक्ट है ये वैलिड है, ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में बात की थी। तो हम देखते हैं कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का टाइटल एक्शन वाज हियर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसाइड किया था 5 जजमेंट्स ने, तो उसने क्या कहा था, उसने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में बात नहीं की थी 91 में, नाइदर इट्स रिव्यू हैड बीन ब्रोट अप। तो इसके, इस एक्ट के बारे में कि जुडिशियल रिव्यू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट भी करता है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर कहां से है सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी मतलब हाई कोर्ट के पास, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर कहां से, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर आर्टिकल 32, फिर हमारे पास आर्टिकल 138 और 226।
तो 226 और 32 क्या है, रिट्स की बात करता है, तो रिट्स बाय हाई कोर्ट एंड रिट बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, स्टेट के किसी भी एक्ट के बारे में बात करता है कि कोई भी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में। 138 बात करता है सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग। तो हमारे पास ये 4 एक्ट है जो पावर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट चल रहा था राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट चल रहा था, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में बात नहीं की थी, ना इसके रिव्यू के बारे में बात की थी, इसका रिव्यू भी नहीं हुआ था उस टाइम। लेकिन कोर्ट ने क्या है कि एक एक्सप्लिसिट कमेंट किया था। एक्सप्लिसिट दो चीज होती है, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट मतलब अंडरस्टूडेबल है, ऐसा मेंशन नहीं है, डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये है इसके तहत। जैसे जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 3 में इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। आर्टिकल 13 में मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू, बट वहां पे क्या है, इम्प्लिसिट है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी एक्शन को मतलब कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक्सप्लिसिट कमेंट किया था इस एक्ट को सपोर्ट करते हुए। तो क्या सपोर्ट किया था कि इसमें एक्ट में उसने बात की थी कि कुछ तो इसके प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस को अंडरमाइन किया, मतलब कुछ प्रोविजंस को उसने ऐसे ही कहा था कि ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था, तो उसने एक्सप्लिसिट कमेंट किया था इस एक्ट को सपोर्ट करते हुए कि ये एक्ट सही है, अच्छा है। लेकिन उसने जो जजमेंट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उससे डिसएग्री करते हुए कुछ पॉइंट्स दिए थे कि भाई इस ये पॉइंट्स जो है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसएग्री किया था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रेफर किया था इस एक्ट को 2019 में अयोध्या जजमेंट में, और स्टेट किया था कि ये हमारे सेक्युलर वैल्यूज के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसमें सेक्युलर वन ऑफ द मेजर वैल्यूज है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। तो सेक्युलरिज्म कहां पे मेंशन है, प्रेम में मेंशन है। तो कब मेंशन हुआ, क्या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी से मेंशन है, या बाद में किसी अमेंडमेंट के थ्रू मेंशन हुआ? तो ये मेंशन हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में एक चीज मेजर, एक अच्छी चीज देखेंगे कि प्रेमबल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात की थी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल 368 है वो किसके अमेंडमेंट की बात करता है, तो वो अमेंडमेंट की बात करता है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब प्रेमबल हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या हम प्रेमबल को भी अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368? तो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोविजंस क्या चीज होती है और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है, और इनको कैसे अमेंड करते हैं। तो इसको किसके तहत अमेंडमेंट किया गया था, 42nd 1976 को कैसे अमेंडमेंट किया गया था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि although it is an integral part of the constitution but still it is amendable। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि it embodies the secular values of our constitution और forbids retrogression। और forbid क्या करता है, retrogression करता है। तो लेजिस्लेशन के बारे में कि लेजिस्लेटिव टूल थी किसके लिए थी, क्या प्रमोट कर रही थी, सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रही थी। और वन ऑफ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर वैल्यूज। तो अभी हम एक्ट के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि एक्ट में कुछ कमियां भी होगी, अगर कोई एक्ट बनता है, कोई भी काम होता है, कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई भी होगी, तो इसका कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म भी होगा। तो अभी हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो इसको क्रिटिसाइज कब किया गया था कि द एक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज द जुडिशियल रिव्यू व्हिच इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बार्ड। तो जुडिशियल रिव्यू को इसने बार किया था। जुडिशियल रिव्यू इस एक्ट में लिखा गया था कि इस बार इसका एक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो जुडिशियल रिव्यू भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, तो ये भी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस एक्ट को कहा गया था कि ये इसको जुडिशियल रिव्यू का जो एक वन ऑफ द बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट करता है। फर्स्ट चीज तो बात करता है कि सेकंड चीज बात करता है कि इट इज ओपन दैट दिस एवरेजेस द राइट टू रिवीजन ऑफ अदर ग्रुप्स लाइक हिंदूज, जैन्स, बुद्ध एंड सिख। तो क्या उनका राइट टू रिवीजन है, तो राइट टू रिवीजन कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 25, 26, 27 एंड 28, ये चार आर्टिकल है ना राइट टू रिवीजन। तो क्या क्या बात की थी इसने कि जो भी ग्रुप्स हैं उनके कहीं ना कहीं जो राइट टू रिवीजन है, अगर मेरा कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन था, मेरे रिवीजन का था और वो पहले एग्जिस्ट करता था, तो कहीं ना कहीं मेरे उसके साथ बिलीफ्स जुड़े होंगे, तो मेरे बिलीफ्स जुड़े होंगे और मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो मेरा राइट टू रिवीजन क्या है, उसको ये वायलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का क्या प्रिंसिपल है कि सभी इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में भी डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस बारे में डिटेल में बाद में किसी लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या बात करता है। तो ये बात करता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, और तो दोनों जो कम्युनिटी होगी, स्टेट इक्वली उनको एक प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच सुना होगा आपने।
तो स्टेट क्या है, प्रिंसिपल बराबर की दूरी रखेगा दोनों से, किसी एक को प्रमोट नहीं करेगा, प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच। तो ये वर्ड याद रखना है आपको कि इंडियन सेक्युलरिज्म का ये फीचर है, प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच। तो ये क्या, यहाँ पे क्या वायलेशन था, क्या इसमें क्रिटिसिज्म है इस बेसिस पे कि प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इज एम्बॉडीड बाय द प्रीएम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द वायलेशन ड्यू टू दिस एक्ट। तो इसको, इस एक्ट की वजह से सेक्युलरिज्म का जो बेसिक फीचर है, या सेक्युलरिज्म जो है, उसको, उसका वायलेशन समझा जा रहा था। क्यों? क्योंकि राइट टू रिलीजन को वायलेट कर रहा है, और राइट टू रिलीजन किसी भी ग्रुप्स का वायलेट हो रहा है। इसके अलावा वन ऑफ द मेजर फीचर बात करते हैं कि जो पिलग्रिमेज साइट होती है या जो भी बरियल ग्राउंड्स होते हैं, तो वो किस लिस्ट में आते हैं? हमारे पास तीन लिस्ट है अंडर 7th शेड्यूल। तो तीन लिस्ट कौन कौन सी है? स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट है उसमें ये मेंशन है पिलग्रिमेज साइट और बरियल ग्राउंड्स। तो अंडर 7th शेड्यूल ये स्टेट लिस्ट में मेंशन है। तो इस पे एक्ट कौन बना सकता है? स्टेट बनाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सेंटर ने क्या किया था, स्टेट लिस्ट में जाके इसको एक्ट को बनाया, कि सेंटर ने क्या ओवररीच किया अपनी पावर को, स्टेट लिस्ट में जाकर एक्ट बनाया। लेकिन सेंटर ने क्या कि जो एंट्री 97 है ऑफ यूनियन लिस्ट, हमारे पास तो आर्टिकल 248 है, वो क्या बात करता है? रेसिडुअरी पावर की बात करता है, कि जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है उन पावर्स की बात करता है। वो पावर्स किसके पास है? वो पावर्स पार्लियामेंट के पास है, दैट इज सेंटर के पास है। तो उसने कहा कि ये जो एंट्री 97 है यूनियन लिस्ट की, तो ये रेसिडुअरी पावर के तहत जाके उन्होंने अपना इस एक्ट में क्या मॉडिफिकेशन किया, या इस एक्ट को लेके आया, इनेक्ट किया, लेजिस्लेट किया। तो हमने देखा कि ये इस एक्ट के क्रिटिसिज्म थे। तो कौन कौन सा था? फर्स्ट, जुडिशियल रिव्यू को बार करता है, जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं करता है, तो जुडिशियल रिव्यू भी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड बात करता है कि रिवीजन, राइट टू रिवीजन है उसको वायलेट करता है, दैट इज सेक्युलरिज्म को ही वायलेट करता है। इसके अलावा जो पिलग्रिमेज साइट्स और बरियल ग्राउंड्स है वो किस लिस्ट में आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। और एक्ट किसने बनाया? सेंटर ने बनाया। तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो गया ना, डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कहीं ना कहीं उसका वायलेशन था। उसके अलावा स्टेट ने क्या बताया, सेंटर ने क्या बताया कि एंट्री 97 जो यूनियन लिस्ट की वो रेसिडुअरी पावर में जाके इसको मेंशन किया और इस पे इनेक्ट किया, लेजिस्लेट किया। अभी हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो वे फॉरवर्ड क्या है? कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या इस एक्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो और क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस एक्ट की वजह से। तो मेजर इशू क्या था? दैट वाज पुट फॉरवर्ड कंसर्निंग द प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991। तो मेजर क्वेश्चंस क्या क्या पुट फॉरवर्ड हुए कि वेदर सेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वायलेट आर्टिकल 14 और 15, दैट इज द गारंटी टू राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 और 15 किसकी बात करता है? 14 से 18 तक बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। हमारे पास क्या है? 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, कि सभी क्या है? समान है, बराबर है सभी, 14 से 18। तो क्या सेक्शन 2, 3 और 4, तो क्या ये राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। सेकंड क्या है कि वेदर सेक्शन 2, 3 एंड 4 वायलेट आर्टिकल 25, 26 एंड 29। तो 25, 26 बात करता है रिलीजियस राइट्स के बारे में बात करता है। ये राइट टू प्रोपेगेट, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन योर इनर कंसाइंस। तो आप कुछ भी, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एंड प्रोफेस कर सकते हो अपनी कंसाइंस के बेसिस पे। तो आर्टिकल 25, 26 बात करता है इंडिविजुअल की राइट की बात करता है। आर्टिकल 6 एक डेनोमिनेशन की बात करता है, डेनोमिनेशन, आर्टिकल 26 क्या है? डेनोमिनेशन के राइट्स की बात करता है। तो सेक्शन 2, 3, 4 हमने देखा। तो क्या है सेक्शन 2, 3, 4 वायलेट करते हैं? फर्स्ट, आर्टिकल 14 और 15 के अंडर में जो राइट टू इक्वालिटी है उसको वायलेट करते हैं। सेकंड, जो सेक्शन 2, 3, 4 वायलेट करता है आर्टिकल 25 और 26 के अंदर में जो भी हमारे पास राइट टू रिवीजन है। उसके अलावा आर्टिकल 29 क्या बात करता है? आर्टिकल 29 में एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये माइनॉरिटी की बात करता है, माइनॉरिटी के राइट्स की बात करता है। तो कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई भी स्टेट है और इसमें यूनिट क्या दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये बताया कि इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? स्टेट को माना जाएगा, कि किसी भी स्टेट में कोई भी अगर कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है, कोई भी सेक्शन में रह रही है, वो छोटे स्मॉल सेक्शन में रह रही है, तो उसको माइनॉरिटी कंसीडर किया जाएगा। मानो अगर हमारे पास कोई भी एक स्टेट है XYZ, तो ये एक स्टेट है, इस स्टेट में अगर 85% पॉपुलेशन हो गई क्रिश्चियंस की, और 10 होगी मुस्लिम्स की, और 2% हो गया हिंदू, तो इस स्टेट में माइनॉरिटी में कंसीडर किया जाएगा हिंदू। ठीक, ये अच्छी चीज याद रखनी है। अगर ओवरऑल इंडिया में देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन हिंदूज की ज्यादा है, लेकिन इस स्टेट में स्टेट एज ए स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर किया जाएगा। इस यूनिट में देखें तो हिंदूज की पॉपुलेशन 2% है,
तो इस स्टेट में जो हिंदू रह रहे हो उनको माइनॉरिटी कंसिडर किया जाएगा एज पर द सेक्शन एज पर द आर्टिकल 29 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर बात करता है कि वेदर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स दे रिमेन टेम्पल्स अंडर हिंदू और इस्लामिक पर्सनल लॉ। अभी क्या है कि टेम्पल जो इस्लामिक इन्वेडर से आए थे उन्होंने इन्वेड किया जो भी स्ट्रक्चर थे आइदर उनको डिस्ट्रॉय किया या उनको कन्वर्ट कर दिया। अब वो तो चले गए, तो उनके जाने के बाद वो उसका रिलीजियस कैरेक्टर कैसा रहा, तो उसके बाद में हमारे हिंदू पर्सनल लॉ थे, शारदा एक्ट था, उसके अलावा इस्लामिक पर्सनल लॉ थे, शरीयत लॉ, तो क्या उन लॉज के अंडर भी उनका कैरेक्टर वही रहा? तो हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट था कि क्या वो आर्टिकल 14 और 15 में जो राइट टू इक्वालिटी उसको वायलेट करते हैं। सेकंड था आर्टिकल 25 26 दैट इज राइट टू रिलीजन, उनको वायलेट करते हैं। फिर बात करता है आर्टिकल 29 की बात करता है, माइनॉरिटी की राइट्स की बात करता है। उसके बाद बात करता है कि हिंदू और इस्लामिक जो पर्सनल लॉ थे उनके अंडर में उनका कैरेक्टर कैसा रहा, क्या सेम रहा है या चेंज हुआ। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। अभी वे फॉरवर्ड में इन 3 क्वेश्चंस के बारे में सोचने की हम कोशिश करेंगे कि क्या है कि क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या सोच सकते हैं और क्या कैसे इस एक्ट ने इन तीनों चीजों को एड्रेस किया, क्या ये वायलेट करता है। अब इसमें भी 2 सेगमेंट है, कुछ लोग कहेंगे हाँ आर्टिकल 25 और 26 को वायलेट करता है या आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करता है ये एक्ट, कि भाई मेरा तो कैरेक्टर, मेरा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था मैं तो उसी को मानता हूँ और वो कन्वर्ट किया है तो मुझे तो फिर वापस उसी उसमें फेस में जाना है। उस टाइम मैं कैपेबल नहीं था, आज मैं कैपेबल हूँ तो आज मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। कुछ सेक्शन कहेंगे कि ठीक है जो हो गया, जो भी अब कैरेक्टर है उसको रहने दो, सेम रहने दो। अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, फ्यूचर देखते हैं कि हमें इस देश में रहना है, सोशल हार्मनी बनानी है, तो सोशल हार्मनी कैसे बनाएगी, एक गिव अवे वाली जो अपनी अप्रोच होती है उससे बनेगी। इसके अलावा डिस्क्रिपेंसी, इसके बाद लास्ट में देखते हैं कि डिस्क्रिपेंसीज एंड डाउट्स रिगार्डिंग द एक्ट शुड बी सॉर्टेड आउट बाय द लेजिस्लेशन एंड द जुडिशरी एज द एक्ट इज इंपॉर्टेंट इन इट्स बीइंग बिकॉज इट्स मेंटेन नॉन रिग्रेशन एज द की कंपोनेंट ऑफ सेक्युलर बिलीफ्स। तो ये एक्ट क्या किस चीज के बारे में बात करता है? एक्ट बात करता है कि अब रिट्रोग्रेशन नहीं होगा, अब कन्वर्जन नहीं होगा, अब सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है ये। तो इसमें इस एक्ट में जो भी डिस्क्रिपेंसी उनको कौन कौन सॉर्ट आउट कर सकता है? आइदर पार्लियामेंट कर सकता है या फिर कोर्ट वाया जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो अभी क्या है कि जो भी जजमेंट्स आती है, अभी हमने देखा शेख बदरुद्दीन जो सूफी सेंट है उनकी दरगाह के बारे में बात की, हमने बात की व्यास का तहखाना ज्ञान व्यापी मॉस्क, तो वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दी है। तो एक्ट में टाइम टू टाइम चेंज आएगा, कोर्ट्स के द्वारा चेंज आएगा या फिर इसको पार्लियामेंट भी अमेंड कर सकती है। इवन एक चीज और याद रखनी है कि मान लो अगर हमारी सेक्युलरिज्म वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। तो अब हमें क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर वैल्यूज में सेक्युलरिज्म हम नहीं मानते कि सेक्युलरिज्म, ये एक्ट अगर सेक्युलरिज्म को वायलेट कर रहा है तो हमें ये एक्ट चेंज करना है। अगर पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया, लेकिन सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसको इनवैलिड कर देगा, इनवैलिडेट करेगा और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेगा। तो अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चेंज कर देना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आई थी? 24 अप्रैल 1973, 1973 केशवानंद भारती जजमेंट में, केशवानंद भारती जजमेंट में आई थी। ये जो बेंच थी ये 13 जज बेंच थी। अब इस बेंच की जजमेंट को हमें ओवरराइड करना है, तो इसको हटाना है, तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हटाना है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं? जब हमारे पास कोई भी बेंच 13 जज की बेंच से बड़ी बेंच होगी तो वो इसको इनवैलिडेट कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ही हटा सकती है, इसको पार्लियामेंट नहीं हटा सकता। ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अभी हमने इस एक्ट में देखा कि इसमें एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है, सेक्शंस पढ़े, फिर हमने एक्सेप्शन देखे क्या क्या एक्सेप्शन थे, हमने पेनल्टी पढ़ी कि अगर कोई वायलेट करता है तो क्या है, हमने देखा कि ये एक्ट क्या वैल्यूज प्रमोट कर रहा है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टैंड कर रहा है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है और वो क्या स्टैंड कर रहा है, बिग टोल स्टैंड कर रहा है। वो क्या है कि एक मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है और उसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और प्रोविजन है। तो क्या ये उसके साथ मैच कर रहा है, क्या उसके साथ ये चल पा रहा है ये एक्ट? और इस एक्ट में अगर कोई चेंज कर सकता है तो कौन कर सकता है? इस एक्ट में हमने देखा कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड में हमारे पास कुछ सेक्शंस को रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो क्या उन क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ठीक है। तो ये आप ये जो हमने पढ़ा, ये एक्ट जो हमने पढ़ा, तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर मेंस इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। तो इसको एक बार ध्यान से आप अपने आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। और अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कीजिए, तो वही चीज आपको या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हो और वहां पे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो कोई भी डाउट और क्वेरी। हमारे जो मेंटर होंगे वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होंगे और आपको उस बारे में अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।